न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कॉलेज स्टूडेंट क्लोई अपनी माँ आयरीन को फोन करके बताती है कि वो घर पहुंच चुकी है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसके पापा की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया है। चूंकि उसके पापा पायलट है, क्लोई घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही रुककर उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। इसी दौरान टीवी रिपोर्टर कैमरन को एक क्रिश्चियन औरत आकर समझाने की कोशिश करती है कि वो यीशु को अपनाए क्योंकि रोजाना दुनिया में होने वाली तबाहियां और हादसे बाइबल में समझाए जा चुके हैं। क्लोई बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि बेगुनाह लोगों को पुरानी गलतियों की सजा देना कोई रब का न्याय नहीं होता और मिस्ट्री के नाम पर सब सही है कहना कोई तर्क नहीं। वो औरत मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और क्लोई की दखल अंदाजी के लिए उसे शुक्रिया भी कहती है। इस पर क्लोई बताती है कि उसकी माँ भी रिलीजियस ऑब्सेशन वाली टाइप है। पार्किंग लॉट में कैमरन के पिता रेफर्ड अपनी शादी की अंगूठी उतार देते हैं और फिर स्टुअर्डेस हेटी से मिलने पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाते ही रेफर्ड की नजर क्लोई पर पड़ती है और वे उसे देखकर तुरंत गले लगाने पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लोई का मूड ठीक नहीं होता क्योंकि उसने साफ देख लिया था कि उसके पापा हेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। क्लोई सीधी बात कह देती है कि उनके घर में पहले से ही रिश्ते बिगड़े हुए हैं और ऐसे में ये बर्ताव ठीक नहीं है। रेफर्ड सफाई देते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी की थी और वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। उनका कहना है कि जब से आयरीन धर्म में जरूरत से ज्यादा डूब गई है तब से उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है। क्लोई की नजर जैसे ही उनके बेजान हाथ पर पड़ती है उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने जानबूझकर आज की उड़ान ली है ताकि हेटी के साथ समय बिता सके। रेफर्ड उसकी बात अनसुनी कर देता है और बिना कुछ कहे उसे कार की चाबियां थमाकर उड़ान के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्लोई कैमरन के साथ कॉफी पीने के लिए मान जाती है। दोनों बातों ही बातों में इस बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह लोग हर ट्रेजेडी का श्रेय भी भगवान को दे देते हैं। तभी एक एयरपोर्ट स्टाफ क्लोई के पास आकर 2 U2 के लंदन शो की टिकटें पकड़ाता है जो उसके डैड ने उसके लिए ढूंढने में 2 हफ्ते लगा दिए थे। ये देखकर क्लोई को यकीन हो जाता है कि आज का ट्रिप कोई अचानक कॉल नहीं था बल्कि पहले से प्लान किया हुआ था। दिल में खींच लिए वो टिकटें कैमरन को पकड़ा देती है और कहती है कि वहीं जाकर उसके पिता को दे दे। उधर कैमरन और रेफर्ड प्लेन में सवार हो जाते हैं। क्लोई पार्किंग में पहुंचकर कार में बैठती है तो उसे डैड की शादी की अंगूठी वहीं पड़ी नजर आती है। घर पहुंचकर वो अपने छोटे भाई रेमी को हाई करती है और माँ आयरीन के साथ बैठकर बातचीत शुरू करती है। शुरुआत में माहौल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही क्लोई एयरपोर्ट वाली बात छेड़ती है बात बिगड़ने लगती है। आयरीन फिर से धार्मिक उपदेश देने लगती है और क्लोई चिढ़कर वहां से उठ जाती है। मन को भटकाने के लिए क्लोई रेमी को लेकर मॉल चली जाती है। रेमी माँ बाप को लेकर परेशान होता है, लेकिन क्लोई उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा और दोनों गले लगते हैं। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और क्लोई देखती है कि वो रेमी नहीं, उसकी खाली कपड़ों को पकड़कर खड़ी है। रेमी अचानक गायब हो चुका है। आसपास मौजूद लोगों के साथ भी यही हुआ है। सबके अपने किसी न किसी प्रियजन के कपड़े तो रह गए हैं, लेकिन लोग गायब हैं। घबराहट पूरे मॉल में फैल जाती है। उसी दौरान एक कार जिसका ड्राइवर गायब हो गया था बेकाबू होकर मॉल की दीवार में जा टकराती है। क्लोई अंदर झांककर देखती है कि पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स टक्कर में मारा जा चुका है। थोड़ी ही देर में अफरा तफरी का फायदा उठाकर लोग दुकानों और गायब लोगों के बैग लूटना शुरू कर देते हैं। मॉल के बाहर सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा जाम है कि आगे पीछे हिलना भी नामुमकिन हो गया है। उधर रेफर्ड के प्लेन में कुछ पैसेंजर एक दूसरे से बात करके माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं, जबकि कई लोग चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं। जैसे ही प्लेन आराम से उड़ान भर रहा होता है, रेफर्ड चुपके से कॉकपिट से बाहर निकलकर हेटी से मिलने जाता है और उसे वे टिकट दिखाता है जो कैमरन ने उसे दिए थे। अचानक प्लेन जोरों से हिलना शुरू हो जाता है और यात्री देखते हैं कि कई लोग अचानक गायब हो चुके हैं। घबराहट फैलते ही प्लेन की ऊंचाई कम होने लगती है, इसलिए रेफर्ड तुरंत वापस कॉकपिट की तरफ भागता है और पाता है कि उसका को पायलट भी गायब हो चुका है। वह तुरंत कंट्रोल संभालता है और प्लेन को स्थिर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कैमरन कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है क्योंकि यात्री बेकाबू हो रहे हैं और कॉकपिट का दरवाजा पीटकर कप्तान को देखने की मांग कर रहे हैं। हेटी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। कैमरन भी मदद करता है, लेकिन भीड़ नहीं मानती। ये सब कैमरों में देखकर रेफर्ड केबिन का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। सांस लेने में मुश्किल होने लगती है तो यात्री मजबूर होकर अपनी सीटों पर लौटते हैं और मास्क पहन लेते हैं। इसके बाद रेफर्ड रेडियो से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा होता। जब हालात थोड़े शांत हो जाते हैं तो रेफर्ड केबिन का प्रेशर वापस सामान्य कर देता है और यात्रियों से बात करने बाहर आता है। अपनी सख्त और भरोसेमंद आवाज में वो सबको अपनी सीटों पर बैठे रहने के लिए कहता है। वह समझाता है कि अभी घबराहट ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए जब तक सही जानकारी नहीं मिलती सबको शांत रहना होगा। इसके बाद हेटी को एहसास होता है कि उनकी दूसरी एयर होस्टेस भी गायब हो चुकी है। घबराहट में टूट चुकी हेटी सीधे कॉकपिट पहुंचती है और रेफर्ड से सहारे की मांग करती है क्योंकि वो मानसिक रूप से बिखर रही है। उधर जब लोग वैसे भी सीटों से उठ कर इधर उधर घूम रहे हैं, कैमरन अपना कैमरा फिर ऑन कर देता है और यात्रियों से सवाल जवाब करने लगता है।
किसी ने कुछ अजीब होते नहीं देखा और सब बताते हैं कि यह गायब होना एक पल में हुआ। पीछे सिर्फ लोगों के कपड़े ही बचे हैं। इसी बीच एक घबराई हुई औरत बाथरूम में जाकर कुछ नशा कराती है और अपनी सीट पर बैठकर कहती है कि उसे यकीन है यह सब असली नहीं है। कैमरन उस औरत से कहता है कि वो जाकर सो जाए और ध्यान देता है कि उसने अपने हाथ पर यह असली नहीं है लिख रखा है। तभी एक मुस्लिम यात्री कहता है कि सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, लेकिन दूसरा मुसाफिर उससे उलझ पड़ता है क्योंकि उनका भगवान अलग है। वो बोलता है कि उनकी प्रार्थनाएं एक नहीं हो सकती। माहौल गर्म होने ही वाला होता है कि रेफर्ड इंटरकॉम पर ऐलान करता है कि वो प्लेन को वापस न्यूयॉर्क ले जा रहा है। उधर मॉल में क्लोई भीड़ को धक्का मुक्की करते हुए बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाती है। वो जल्दी से पार्किंग की ओर भागती है ताकि रैमी को ढूंढ सके, लेकिन तभी एक छोटा एयरप्लेन अचानक जमीन पर गिरकर धमाके के साथ रेफर्ड की कार चकनाचूर कर देता है। अब कार भी नहीं बची, इसलिए क्लोई पैदल ही चलने लगती है। रास्ते में दो बाइकर उसके पास से गुजरते हैं और रैमी का बैग छीनकर भाग जाते हैं। उसी वक्त अचानक पुल पर जबरदस्त हादसा होता है और एक स्कूल बस नीचे नदी में जा गिरती है। क्लोई भागते हुए वहां पहुंचती है ताकि अंदर फंसे बच्चों को बचा सके, लेकिन पानी में डूबी बस पूरी तरह खाली मिलती है, एक भी इंसान नहीं। वो शहर की तरफ बढ़ती है और घर पर फोन मिलाने की कोशिश करती है, मगर कोई कॉल नहीं उठाता। इधर उधर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, सड़कें अफरा तफरी से भरी हैं। एक एम्बुलेंस घायलों को लेने पहुंचती है तो क्लोई ये सोचकर उसकी ओर दौड़ती है कि शायद रेमी भी उन्हीं में हो। पुलिस उसे जबरदस्ती रोककर पीछे धकेल देती है। अगला मोड़ और भी खतरनाक होता है। जैसे ही क्लोई बाजार की तरफ बढ़ती है, एक ज्वेलरी शॉप के शीशे जोरदार धमाके से बाहर की तरफ उड़ते हैं और एक मरा हुआ लुटेरा धड़ाम से सड़क पर आ गिरता है। स्टोर का कर्मचारी बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लोई पर तान देता है, इसलिए क्लोई जान बचाकर भाग जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और दीवार पर लिखा एक मैसेज देखती है, अंत करीब है। टीवी पर चल रही खबरों से पता चलता है कि सिर्फ उसके शहर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोग गायब हुए हैं और हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पताल में हजारों लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए टूट पड़े हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि क्लोई एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो पीछे का रास्ता चुनती है। एक शीशे का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसती है और भीड़ भरे कॉरिडोर से बचते बचाते नर्सरी तक पहुंचती है, जहां वो देखकर दंग रह जाती है कि सारे नवजात बच्चे गायब हैं। जैसे ही क्लोई एक एक कमरा देख रही होती है, पीछे से एक औरत आती है और बताती है कि सिर्फ नवजात नहीं, हर उम्र के बच्चे गायब हुए हैं। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। अब वापस रेफर्ड की फ्लाइट पर वो नोटिस करता है कि उसकी ही रूट पर एक और प्लेन उड़ रहा है। वो बार बार पायलट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। असलियत ये होती है कि उस दूसरे प्लेन के दोनों पायलट भी गायब हो चुके हैं, सिर्फ कुछ यात्री बचे हैं। हेपी जल्दी जल्दी सब पैसेंजर्स से सीट बेल्ट बांधने को कहती है, जबकि रेफर्ड अपने प्लेन को नीचे झुकाकर टक्कर टालने की कोशिश करता है। वो टप्पर तो रोक देता है, लेकिन उसके प्लेन का विंग दूसरे प्लेन को छूकर निकल जाता है। कैमरून खिड़की से देखता है कि दूसरा प्लेन आग पकड़कर नीचे गिर रहा है। इस अफरा तफरी में एक यात्री मौका देखकर मुस्लिम आदमी का बैग टटोलता है, ये सोचकर कि शायद उसमें बम मिलेगा, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है। तभी कोई दूसरा आदमी बोलता है कि इंसानों के पास ऐसी गायब करने वाली टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हो सकता है लोगों को एलियंस उठा ले गए हों। कुछ देर बाद पैसेंजर्स हैटी को बुलाते हैं और बताते हैं कि प्लेन के विंग पर कुछ अजीब लगा हुआ है। हैटी कैमरा कैमरून को पकड़ाती है और उससे विंग की फोटो खींचकर रेफर्ड के पास ले जाने को कहती है। रेफर्ड फोटो देखकर समझ जाता है कि विंग बमुश्किल टिका हुआ है और लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होगा। ऑटो पायलट पहले से बंद है और रेफर्ड कॉकपिट नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो कैमरून को भेजता है ये देखने की कहीं विंग से कुछ लीक तो नहीं हो रहा। कैमरून चेक करके कंफर्म करता है कि प्लेन का फ्यूल तेजी से निकल रहा है। एक और यात्री यह देखकर घबरा जाता है, जबकि एक महिला चिल्लाते हुए कहती है कि वह उस जगह वापस जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हुआ था। अचानक प्लेन का विंग आग पकड़ लेता है और पूरी फ्लाइट हिलने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। हैटी और कैमरून सभी को याद दिलाते हैं कि अब शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि हालात और बिगड़े नहीं। इसके बाद कैमरून रेफर्ड को अपडेट करता है, जो बताता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, बस न्यूयॉर्क तक पहुंचने की कोशिश करेगा इससे पहले कि ईंधन खत्म हो जाए। कुछ देर बाद आग अपने आप बुझ जाती है, लेकिन अब ईंधन कम होने की वजह से उन्हें अपेक्षित समय से पहले ही नीचे उतरना पड़ेगा। वहीं क्लोई अपने मोहल्ले लौटती है और देखती है कि लोग अपने खोए हुए परिवार की याद में शोक मना रहे हैं। क्लोई अपने घर दौड़ती है और उसे खाली पाकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी माँ के गहने शावर में पड़े हैं और फोन में सिर्फ स्टैटिक वाली वॉइसमेल है। जब क्लोई इरेन की बाइबल घूमती है तो गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वह स्थानीय पादरी के पास जाती है, जो बताता है कि यह रैप्चर है और जो लोग गायब हुए वे स्वर्ग चले गए। वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने वर्षों तक धर्मोपदेश दिया, लेकिन कभी सच में उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया। भगवान ने सभी बच्चों और विश्वासी लोगों को इस काले समय से बचाने के लिए ले लिया, जो जल्द ही आने वाला है। ये सुनकर क्लोई और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पादरी पर चिल्लाती है, फिर वहां से चली जाती है।
वहीं हवाई जहाज में रेफर्ड अपने को पायलट की चीजें जांचता है और पाता है कि वहां एक घड़ी है जिस पर लिखा है जॉन 3:16। ये बाइबल का एक पैरा है जिसमें कहा गया है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हैटी अन्य स्टुअर्डेस की चीजें लाती है और वे एक नोटबुक पाती हैं जिसमें बाइबल स्टडी के नोट्स हैं। रेफर्ड निष्कर्ष निकालता है कि यह रैप्चर है और हैटी से कहता है कि उसकी पत्नी को यह सब पहले से ही पता था। हैटी इसे बेहूदगी मानकर वहां से चली जाती है। कैबिन में एक महिला टूट कर कहती है कि उसके पास बंदूक है और दूसरों से सच बताने को कहती है क्योंकि वो सोचती है कि उन्हें उसके पति ने उसकी बेटी को लेने भेजा है। As Cameron tries to calm her down, the addict passenger shares that she went to a religious school and this incident matches the description of the rapture, so she thinks the missing people went to heaven. The mother says she can't live without her daughter and considers self-deleting. So Cameron shares some stories about his relationship with his mom until he changes the woman's mind and takes the gun away. Moments later, Rayford finally gets a response on the radio and learns the disappearing people happen around the whole world. The airport is full of crashed planes and it's impossible to land, so Rayford will have to go inland. Before Rayford can argue against these orders, the radio stops working again. Since Cameron has a satellite phone because he's a reporter, Rayford asks him to call Chloe, but Cameron says he's been trying all day to no avail. टिकटों के लिफाफे पर क्लोई द्वारा छोटा गया उदास नोट दिखाते हुए रेफर्ड समझाते हैं कि वह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके रिश्ते के टूटने का दोष कभी उनकी पत्नी का नहीं था बल्कि उनका था क्योंकि वह हर बार ईरेन के भगवान के बारे में बोलने पर वहां से चले जाते थे। इसी बीच उदास क्लोई एक पुल के शीर्ष पर चढ़ जाती है। कुछ सेकंड दृश्य को निहारने के बाद वह अपनी मां से माफी मांगती है कि उसने पहले उसका बुरा व्यवहार किया। जैसे ही वह कूदने वाली होती है, कैमरून की कॉल आखिरकार उसके फोन तक पहुंचती है और वह रेफर्ड से बात कर पाती है। दोनों एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं और मानते हैं कि ईरेन सही थी। रेफर्ड बताते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि विमान को सुरक्षित उतारने के लिए जगह मिलेगी, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाते, फोन का सिग्नल चला जाता है और कॉल समाप्त हो जाती है। अपने पिता के जीवित होने की खबर पाकर क्लोई पुल से नीचे उतरती है और शहर की ओर दौड़ती है। रास्ते में वह एक परित्यक्त साइकिल लेती है ताकि जल्दी आगे बढ़ सके। इसी दौरान रेफर्ड यात्रियों को उनके कम बचने की संभावनाओं के बारे में बताते हैं और उनसे प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं। जैसे ही विमान नीचे उतरना शुरू करता है, क्लोई एक निर्माण स्थल तक पहुंचती है और एक ट्रक पर चढ़कर क्षेत्र को साफ करना शुरू कर देती है, सभी वस्तुओं को हटाकर रास्ता बनाने के लिए। वह कैमरून को कॉल करने की कोशिश करती है और सौभाग्य से सिग्नल वापस आता है, जिससे वह अपने पिता को बता पाती है कि उसने विमान के उतरने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। चूंकि विमान का गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कैमरून क्लोई से कहता है कि वह कंपास ऐप खोलकर अपने स्थान के निर्देशांक बताए, लेकिन कॉल अचानक फिर से खत्म हो जाती है। फिर कैमरून उन निर्देशांकों को अपने फोन के मानचित्र पर डालता है, जिसे रेफर्ड सही दिशा में विमान उड़ाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करता है। लेकिन अभी भी इतना अंधेरा था कि रेफर्ड सही जगह का पता नहीं लगा पा रहे थे। स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि विमान का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका है। इसी बीच क्लोई फिर से उनके फोन कनेक्ट करने में सफल होती है और रेफर्ड उससे कहता है कि बड़ी रोशनी चाहिए क्योंकि ट्रक की लाइट पर्याप्त नहीं है। पास में कुछ गैस के टैंक होते हैं जिन्हें क्लोई ईंधन से ढककर लाइटर फेंक देती है, जिससे एक बड़ी धमाका होता है। आग की लौ रेफर्ड को दिखाई देती है और वो उसी दिशा में विमान उतारने लगता है। क्लोई फिर ट्रक में कूदती है और रास्ता हटाने की कोशिश करती है, लेकिन आग में इतनी ध्यान लग जाता है कि वो ट्रक से टकरा जाती है। जैसे ही विमान नीचे आता है, वो कुछ केबल से टकराता है, जिससे हल्की झटके लगते हैं। जल्द ही विमान जमीन पर पहुंचता है और झुक जाता है क्योंकि पीछे के पहिए नहीं खुले। टेल और एक पंख जमीन पर खिसकते हैं, लेकिन रेफर्ड समय रहते विमान को सही स्थिति में लाकर पंख को उठाने में सफल हो जाते हैं ताकि क्लोई और ट्रक को नुकसान न पहुंचे। विमान कुछ और मील आगे फिसलता है, रास्ते में कई चीजों से टकराता है। ऐसा लग रहा होता है कि यह एक बड़े गैस टैंक से भी टकराने वाला है, लेकिन सौभाग्य से विमान रुक जाता है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। सभी सुरक्षित रहते हैं। इस बीच क्लोई ने जो आग लगाई थी वह फिर से फैलती है और हैटी इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि सभी लोग आखिरकार विमान से बाहर निकल सकें। क्लोई दौड़ती हुई कैमरन और रेफर्ड को गले लगाती है। रेफर्ड स्वीकार करता है कि उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्लोई उसे उसके और अपनी मां के शादी की अंगूठियां देती है। इसके बाद सभी दूर से शहर की ओर देखती है और वहां लगी आगे देखते हैं। कैमरन कहता है कि यह दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई सोचती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो की हर मजेदार और रोमांचक कहानी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखते रहिए और मजा लीजिए।